Hello friends, my name is Harsh Sahu and today the topic of my presentation is liquid dosage form from pharmaceutics first. So first of all we will discuss the classification of liquid dosage form. First of all, it is basically classified into two groups, monophasic liquid dosage form and biphasic liquid dosage form. Monophasic liquid dosage form is further classified into two groups, monophasic liquid dosage form for internal use and second one is for external use. The monophasic liquid dosage form for external use is further classified into three types. First one is intended for oral use. Second one is administered into other body cavities like the aortic cavity or vaginal cavity. Third one is intended to applied topically on the skin. Biphasic liquid dosage form has two types. First one is emulsion and the second one is suspension. Advantages of liquid dosage form. सो अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो जो हमारे पेडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं उनको टैबलेट्स और कैप्सूल्स स्वेलो करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो ओरल यूज़ के लिए ऐसे पेशेंट्स में हम लिक्विड डोजेस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड थिंग ये है कि इनका अपीयरेंस काफ़ी अट्रैक्टिव होता है जो कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के लिए बेनिफिशियल होता है. थर्ड, जो हमारी ड्रग्स होती हैं बिटर टेस्ट की या फिर हम कह सकते हैं जिनका टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, उनको किसी न किसी फॉर्म में स्वीटन करके या फिर कलर्ड और फ्लेवर्ड फॉर्म में हम पेशेंट को दे सकते हैं. द लास्ट एडवांटेजेस इज़ कि इसका टैबलेट और कैप्सूल्स के कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है. सो ये जो अपना एक्शन है वो इन कंपेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स ज़्यादा तेज़ी से एक्ट करेगा. इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म की. तो पहला है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ ये बल्कि फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है और इनका स्टोरेज भी काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज़ कभी कभी ग्लास की बॉटल्स होती हैं, ग्लास के कंटेनर्स होते हैं, तो इस स्टोरेज में या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो टूट सकते हैं. सेकेंड इज़ कि इसमें जो हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं वो जनरली हम लोग वाटर यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे वाटर जिस भी प्रिपरेशन में हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस अगर बढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे प्रिजर्वेटिव नेसेसरीली ऐड करना पड़ेगा. थर्ड ये है कि इसकी डोज एक्यूरेसी कम होती है. मींस किसी एक्यूरेट पर्टिकुलर स्पून से या फिर बॉटल कैप से ही हम मेज़र करके इसका डोज दे सकते हैं. नेक्स्ट है कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट कभी कभी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें स्पेशल स्टोरेज कंडीशन के अंदर रखना होता है और हमेशा इन पे एक लेबल लगा होना चाहिए, दैट इज़ कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट. नेक्स्ट ये है कि जो हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि पुअरली सॉल्यूबल होती हैं सॉल्वेंट में, तो ऐसी ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए या ऐसे मेडिकामेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बाखूबी ध्यान में रखना होता है.
द लास्ट इज़ कि जो मोस्ट ऑफ द कंटेनर्स या बॉटल्स होती हैं वो ग्लास की बनी हुई होती हैं, तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कंटेनर ब्रेक हो सकता है और जो हमारा मटेरियल है वो लॉस हो सकता है। तो यहाँ तक हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो बॉडी में जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनको कई तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। पहला है टॉपिकली ऑन द स्किन। फॉर एग्जांपल लोशंस और ऑइंटमेंट्स को हम बॉडी के स्किन पार्ट में मींस आउटर सरफेस में अप्लाई करते हैं। सेकंड है ओरल कैविटी, मींस जो हमारे ओरल सस्पेंशन है या सॉल्यूशन या इमल्शन फॉर्म में जो भी ड्रग्स होती हैं, जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, उनको हम ओरली इनटेक करते हैं। थर्ड है अदर बॉडी कैविटीज़, मींस जैसे कि हमारे डाउचेज हैं या फिर इनेमाज हैं, तो इनको हम वेजाइनल कैविटी या ऑटिक कैविटी या फिर जो हमारी ईयर या नेज़ल ड्रॉप्स हैं उनको ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन या फिर नेज़ल कैविटी में एडमिनिस्टर कराते हैं। लास्ट है हमारा पेरेंट्रली। तो इसमें बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, फिर होता है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एंड द लास्ट वन इज IV दैट इज इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद बात करते हैं जो हमारे कुछ एक्सीपिएंट्स होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो कि हम प्रिपरेशन करते वक्त यूज़ करते हैं। तो पहला तो होता है व्हीकल। व्हीकल एक ऐसा कैरियर होता है या फिर एक ऐसा इनर्ट मीडियम होता है जो कि एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें जो हमारा एक्टिव मेडिकामेंट है मींस मेडिसिनली एक्टिव एजेंट है उसको फॉर्मुलेट करते हैं और फिर एडमिनिस्टर कराते हैं। फिर है हमारा को सॉल्वेंट्स। ये हमारे वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ड्रग के सॉल्युबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर है हमारे सर्फेक्टेंट्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारा एयर लिक्विड इंटरफेस होता है वहाँ पे सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा मेडिकामेंट है वो एक प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोवाइड करता है एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट्स। तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि मेटल आयंस से रिएक्ट करके एक स्टेबल वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट्स। These are the agents used to enhance, modify the taste and the aroma. Means कि ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी प्रिपरेशन का टेस्ट मास्क कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं, और उसका एरोमा यानी कि उसकी स्मेल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स। तो इनका यूज़ हम करते हैं किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए और हमारे प्रोडक्ट को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए। इसका यूज़ हम इसलिए भी करते हैं ताकि कोई भी अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस ना हो हमारे प्रोडक्ट में, किसी भी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। फिर आते हैं हमारे बाइंडर्स। दीज आर द एजेंट्स दैट होल्ड्स और ड्रॉज other materials together to form a cohesive whole mechanically, chemically, by adhesion or cohesion. Means binders हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे एक्टिव मेडिकामेंट के साथ बाकी के एक्सीपिएंट्स को बाइंड करने का काम करते हैं वाया कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। फिर यहाँ पे बात करेंगे कुछ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की जो कि
नेचर में मोनोफेजिक होती हैं और साथ ही साथ हम उन्हें इंटरनल यूज़ के लिए मीन्स वो हमारे इंटरनल यूज़ में एप्लीकेबल होती हैं। तो इसमें हम 3 तरीके के मेडिकामेंट्स पढ़ेंगे। पहला है हमारा सिरप, दूसरा है एलिक्सर और लास्ट है लिंक्टिसेस। तो पहले देखते हैं सिरप्स क्या होती हैं। सिरप्स ऐसा कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें कि शुगर मोइटी प्रेजेंट होता है, मींस शुगर या फिर शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट। और इसमें मेनली अगर देखें तो 60 to 80% हमारा सुक्रोज होता है। फिर बात करें तो इसमें या तो हमारा कोई फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट होगा या फिर कोई मेडिसिनल सब्सटेंस हमारा प्रेजेंट हो सकता है। अगर हमारी मेडिकेटेड सिरप है तो उसमें कोई ना कोई मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, और अगर हमारी फ्लेवर्ड सिरप है तो उसमें कोई ना कोई हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे होंगे ताकि उसके अनप्लीजेंट टेस्ट को हम मास्क कर सकें। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सिरप्स। तो इनका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी मेडिकेशन का टेस्ट बैड है, मीन्स बुरा है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो उसको हम मास्क कर सकते हैं, डिस्गाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसका मीन्स विस्कस जो नेचर होता है, मीन्स थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये एक सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर किसी पार्ट में कहीं पे जैसे थ्रोट है या फिर कोई भी टिश्यूज़ हैं जहाँ पे इरिटेशन हो रखा है, तो वहाँ पे ये एक सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेंगे। तीसरी अच्छी बात यह है कि इसमें या तो अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, और या फिर यूज़ होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में। लास्ट इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हम एक लेबल लगा होता है जिससे हम देख सकते हैं कि अगर चिल्ड्रन को डोज देनी है तो उसके वेट और एज के अकॉर्डिंग उसको कितना डोज देना है, ये वहाँ पे मेंशन होता है उस लेबल में। सेकेंड, एलिक्सर्स हमारे क्लियर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनको ओरल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं। जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एथिल अल्कोहल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 40% अवेलेबल होता है इसमें, मीन्स कंसिस्ट करता है ये। फिर है वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स और कुछ सुटेबल प्रिजर्वेटिव जो कि हम इसे माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है फ्लेवर्ड एलिक्सर। तो जो भी हमारे नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होंगे उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं या फिर व्हीकल का यूज़ करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेडिकामेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस या फिर ऑरेंज जूस के जो सिरप्स होते हैं वो हमारे एलिक्सर कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड इज़ मेडिकेटेड एलिक्सर। तो यहाँ पे कोई हम पोटेंट मेडिकामेंट यूज़ कर रहे होते हैं, मीन्स हमारा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कंसिस्ट करता है। अगर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट हम एलिक्सर की प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम मेडिकेटेड एलिक्सर बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स और सेडेटिव्स। लास्ट वन इज़ लिंक्टिसेस। सो अगर हम लिंक्टिसेस की बात करें तो ये
विस्कस प्रिपरेशंस होती हैं जो कि ऑफ कोर्स मोनोफेजिक होती हैं, मींस इसमें कोई अलग अलग इंटरफेस नहीं दिखता हमें। मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म है that are prepared to be intended for internal use, means इन्हें हम easily swallow कर सकते हैं। और swallow करने के बाद क्योंकि इसमें बेस के तौर पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिरप यूज़ होती है, जिसको सिप करके swallow करने पर ये कफ और सोर थ्रोट को, मीन्स सोर थ्रोट से रिलीफ दिलाता है। सो टिल हियर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए इंटेंडेड होते हैं उनका जिक्र करेंगे।